तो दोस्तों आप सबका स्टडी विद ट्रस्ट में स्वागत है। आप सबने एक टर्म जो बहुत ही कॉमन है, बहुत सुनी होगी, जो टर्म है मल्टीलिंग्विज्म, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं बहुभाषावाद। ये टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी और बहुत बार आपके सामने आई होगी। तो कभी आपने इस टर्म को समझने की कोशिश की अभी ये टर्म क्या है, इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों है, क्यों हमारे सामने बार बार आती रहती है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टर्म को समझेंगे और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो भी इसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मल्टीलिंग्विज्म, डिफरेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम। यानी कि जो बहुभाषावाद है उसकी प्रकृति क्या है, इसमें हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ जो भारतीय कक्षा है उसका जो एक डिफरेंशियल स्टेटस है, यानी कि उसकी जो डिफरेंशियल स्टेटस है उसको भी हम इसके साथ समझने की कोशिश है वो करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और ये टॉपिक आपके जो बीएड सेकेंड ईयर में लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मल्टीलिंग्विज्म या बहुभाषावाद होता क्या है। तो ये जो वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना है, मल्टी और लिंगुअल। मल्टी का मीनिंग क्या होता है? मल्टी का मीनिंग होता है टू और मोर देन टू, और लिंगुअल का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी कि टू या फिर टू से ज़्यादा, यानी कि दो या दो से अधिक जो भाषाएं होती है तो उसी को हम बोलते हैं बहुभाषावाद या मल्टीलिंग्विज्म। मल्टीलिंग्विज्म रेफर्स टू द एबिलिटी टू स्पीक, रीड और राइट मल्टीपल लैंग्वेज, यानी कि किसी भी पर्सन की वो योग्यता, वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो दो या दो से अधिक जो भाषाएं हैं उनको बोल सकता है, पढ़ सकता है और लिख सकता है। तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे मल्टीलिंगुअल पर्सन है, और यही होता है हमारा मल्टीलिंग्विज्म, बहुभाषावाद। इट इज़ अ कॉमन फिनोमिना इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इन द कंट्रीज वेयर मोर देन वन लैंग्वेज इज स्पोकन। और ये एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है, ये पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा। इवन इंडिया इसका एक प्राइम एग्जांपल है। इंडिया में आप देखोगे बहुत सारी जो भाषाएं हैं वो बोली जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं मल्टीलिंग्विज्म। अब हम बात करते हैं कि जो मल्टीलिंग्विज्म है इसका नेचर कैसा होता है, ये क्या है, कैसे है, मतलब इसके नेचर को अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसके पॉइंट्स है आपके सामने। सबसे पहला पॉइंट आता है इट डेट्स बैक टू एंशियंट टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? इट डेट बैक्स टू एंशियंट टाइम। इसका मतलब है कि जो मल्टीलिंग्विज्म है ना वो कोई एक नया फिनोमिना नहीं है, कोई नई टर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अभी बस कुछ मतलब 10-15 साल, 5-10 साल पहले ही टर्म आई है। ये क्या है? एंशियंट टाइम से, यानी कि बहुत ही पुराने समय से देखने को मिल रही है। और पुराने समय से क्या, पुराने टाइम में क्या होता था कि जो अलग अलग जो हिस्टोरिकल रेशिस थी, अलग अलग जो ग्रुप थे, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माइग्रेट कर जाते थे, माइग्रेशन करते थे। कुछ अपनी मर्जी से करते थे, कुछ मतलब मजबूरी में करते थे, वो अलग अलग फैक्टर थे माइग्रेशन के। तो जब एक ग्रुप, एक रेशियल ग्रुप या फिर एक एथनिक ग्रुप दूसरी जगह पर मूव कर जाता था तो वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ मिक्सअप होने की कोशिश करता था, तो वहाँ पर भी जो मल्टीलिंग्विज्म है वो अपने को देखने को मिलता था। यानी कि जो एक जगह से दूसरे जगह पर लोग चले जाया करते थे पुराने टाइम में, तो उस समय से जो मल्टीलिंग्विज्म है, जो बहुभाषावाद है, ये क्या है, देखा जा रहा है। इसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट आता है इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल इन नेचर का क्या मतलब हुआ? यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब है ये किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं है, किसी पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर एरिया में लिमिटेड नहीं है। यूनिवर्सल है नेचर, आपको हर जगह पर देखने को मिलेगा। आप इंडिया का एग्जांपल लेते हो तो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो जैसे यूपी, हरियाणा हो गया, यहाँ पर आपको हिंदी जो लैंग्वेज है वो देखने को मिल जाएगी। आगे जाओगे तो पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो जम्मू कश्मीर के इलाके हैं वहाँ पर जो अलग अलग लैंग्वेज है, जो पहाड़ी लैंग्वेज जिनको हम बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, बहुत सारी जो लैंग्वेजेस है वो बोली जाती है। तो ये तो हो गया सिर्फ एक इंडिया का एग्जांपल। इसके अलावा आप कोई भी कंट्री उठा के देख लो, वहाँ पर क्या है, बहुत सारी जो लैंग्वेजेस है, ऐसे ग्रुप मिलेंगे जो मल्टीलिंगुअल होंगे। चाहे आप यूएस का एग्जांपल ले लो, यूएस में उनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश हो सकती है, लेकिन वहाँ पर हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, पंजाबी स्पीकिंग है, तमिल तेलुगु वाले मिलेंगे। इवन जो फ्रेंच है, स्पेनिश है, चाइनीज़ है, ये सभी लैंग्वेजेस
क्या है वहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि ये जो एक यूनिवर्सल फिनोमिना हम बोल सकते हैं। थर्ड क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी है उसकी नीड्स पर मतलब ये है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो बहुभाषावाद है उसको हम बोल सकते हैं। कैसे, अगर मल्टीलिंग्विज्म है ये एग्जिस्ट नहीं करता, बहुभाषावाद एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो डिफरेंट जो एथनिक ग्रुप थे, रेसिस थी, या जो अलग अलग कंट्रीज़ थे वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते। और जब उनका इंटरेक्शन नहीं होता तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वो नहीं हो पाती, चाहे मतलब उनके बीच में हम व्यापार की बात करें या फिर बहुत सारी जो चीज़ें होती है ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो मल्टीलिंग्विज्म है वो एक सोसाइटी की नीड भी है। फोर्थ पॉइंट कहता है इट कैन बी फोर्स्ड और वॉलेंटरी। ये या तो क्या है किसी पर थोपा गया हो सकता है, या फिर जो मल्टीलिंग्विज्म है जो बहुभाषावाद है वो लोगों की अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हो सकता है। इट कैन बी फोर्स्ड, ये थोपा कैसे जा सकता है, जैसे पुराने टाइम में हमने देखा था जब कॉलोनियल रूल था, यानी कि जब कॉलोनाइजेशन अपने पीक पर था, तब क्या करते थे जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो एशियन और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ थी या फिर जो अपनी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ थी, साउथ अमेरिका की कंट्रीज़, वहाँ पर वो क्या अपना रूल जमा रहे थे, अपना रूल है वो वहाँ पर लागू, उसको मतलब एक तरीके से लागू कर रहे थे। अपना उनका जो एम्पायर था उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है विस्तृत करना चाहते थे। तो वो जिस भी जगह पर जाते वहाँ पर अपनी लैंग्वेज है उसको थोप देते। जैसे आप देखोगे बहुत सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज है ना, वहाँ पर वहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वो स्पेनिश या फिर पोर्तुगीज़ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पुराने टाइम में कॉलोनाइजेशन का टाइम था, तो वहाँ पर स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस जैसे जो कंट्रीज़ थी उन्होंने वहाँ पर रूल किया था। यानी कि जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ थी वो इनकी कॉलोनीज रह चुकी है। जैसे इंडिया ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी था, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज थोप दी। ये तो हो गया अभी कैसे मतलब जो दूसरी लैंग्वेज है वो थोपने से जो मल्टीलिंग्विज्म आता है। और दूसरा है कि ये लोगों की बाय चॉइस भी हो सकता है। अभी लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से खुद को अपग्रेड करने के लिए या मतलब अपना एक तरीके से कुछ भी जैसे लोगों का फ़ायदा होता हो तो उसके लिए भी वो क्या है बाय चॉइस भी जो मल्टीलिंग्विज्म है वो देखने को मिल सकता है। जैसे मान लो लोग अपने करियर एडवांसमेंट के लिए क्या है बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया या फिर कोई यूरोपियन लैंग्वेज होगी, तो उसको सीखते हैं ताकि उनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिल पाए। तो इसलिए ये बाय चॉइस भी हो सकता है। और जो फिफ्थ पॉइंट है कैन बी ड्यू टू माइग्रेशन। माइग्रेशन वाला पॉइंट मैंने एंशियंट टाइम वाले में ही समझा दिया था, इसमें वही बातें आई थी भी जो माइग्रेशन है उसके थ्रू कैसे जो मल्टीलिंग्विज्म है वो देखने को मिलता है। फिर सिक्स्थ आता है हेरार्किकल इन नेचर। हेरार्किकल कैसे होता है मल्टीलिंग्विज्म? मान लो किसी भी एरिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस मान लो वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं जो क्या है मोर देन 2 और मतलब काफ़ी लैंग्वेजेस बोलते हैं वो। तो वहाँ पर क्या होता है जिन लोगों का ग्रुप सबसे बड़ा होगा, जो लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, वो क्या है एक तरीके से अपनी जो हेरार्की है वो बना लेंगे। वो दूसरी जो लैंग्वेजेस है उनको क्या है एक तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से क्या है वो हिरार्की क्रिएट करते हैं। जैसे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे तो उन्होंने भी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी हिरार्की क्रिएट करने की कोशिश की। उन्होंने क्या बोला कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना यही सबसे सुपीरियर लैंग्वेज है, जो इंडियन लैंग्वेजेज है सारी की सारी वो क्या है इंग्लिश से मतलब कम अंक की उन्होंने, और इंग्लिश को उन्होंने सुपीरियर बताया। इस तरीके से उन्होंने क्या है हिरार्की क्रिएट करने की कोशिश की। और सेवन्थ और लास्ट पॉइंट है कि ये जो डायनेमिक होता है नेचर में। डायनेमिक कैसे होता है मल्टीलिंग्विज्म? जो बहुभाषावाद है उसको हम बोल सकते हैं कि ये स्थिर नहीं होता, विद द टाइम अकॉर्डिंग टू पीपल ये भी क्या है चेंज होता रहता है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो कहीं पे मान लो 4 लैंग्वेजेस बोलने वाले ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पर वो हमेशा 4 ही रहेंगे। हो सकता है वो कम हो जाए, हो सकता है वहाँ पर और भी लैंग्वेजेस बोलने जाने लगे। यानी कि ये हमेशा स्टैटिक नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, ये डायनेमिक है, इसमें चेंजेस है वो होते रहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है उसमें हम बात करेंगे डिफरेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम। यानी कि जो भारतीय एक क्लासरूम है, जो भारतीय क्लासरूम है उसमें जो बहुभाषावाद है उसका क्या महत्व है या उसका क्या रोल है,
उसमें जो मल्टीलिंग्विज्म है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे इसके लिए ज़रूरी है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसका जो सबसे पहला पॉइंट आता है उसमें आता है 3 लैंग्वेज फार्मूला। जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो मल्टीलिंग्विज्म है वो कैसे मतलब देखने को मिलता है। द ओल्डेस्ट स्टेटरी बोर्ड ऑन द एजुकेशन इन इंडिया, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन। जो सबसे पुराना जो कमीशन बना था जो एजुकेशन पर इंडिया में, वो था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, CABE। ये 1940s में मतलब इसने अपना काम करना शुरू किया था। तो इसने इस चीज़ को देखा था भी जो लैंग्वेजेज है वो किस तरीके से स्कूल एजुकेशन में लागू की जाए, कौन कौन सी लैंग्वेज है वो लागू की जाए, कौन सा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए था। इस सारे पॉइंट्स थे, इन पर इसने क्या है बात करने की कोशिश की। तो इन्होंने 5 इश्यूज देखे, इन्होंने 5 पॉइंट है उन पर बात की। सबसे पहला पॉइंट था नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन स्कूल टू बी टॉट, यानी कि स्कूल में कितनी लैंग्वेज पढ़ाई जाए। दूसरा इन्होंने बोला द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज, जो सेकंड और थर्ड लैंग्वेज है वो जरूर इंट्रोड्यूस करवाई जाए ताकि जो मतलब आगे चलकर स्टूडेंट्स उनको प्रॉब्लम ना आए, उनका करियर है वो अच्छे से मतलब बनाया जा सके। थर्ड में इन्होंने बोला कि जो इंग्लिश है उसका क्या रोल होना चाहिए और उसका स्कूल एजुकेशन में क्या स्थान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने सिमिलर बोला कि जो हिंदी है उसका भी क्या रोल हो और उसका भी स्थान कैसे हो। और लास्ट पॉइंट में इन्होंने बोला जो संस्कृत है या फिर जो दूसरी माइनर लैंग्वेज है वो भी स्कूल में क्या है पढ़ाई जानी चाहिए, वो भी स्कूल में साथ के साथ जरूर मतलब एक तरीके से उनकी भी स्टडी है वो करवाई जानी चाहिए। तो ये 5 पॉइंट्स थे जिन पर बात की, जिनको मिलाकर फिर 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो इन्होंने बनाया। द टीचिंग ये हो गया। एंड द 23rd मीटिंग हेल्ड इन 1956, इन्होंने 1940 में काम करना शुरू किया था और इनकी 23वीं मीटिंग है वो 1956 में हुई थी, जहाँ पर इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसको लागू कर दिया। इन्होंने बोला कि 3 लैंग्वेज फार्मूला है, 3 लैंग्वेज फार्मूला है, इसको लागू कर दिया जाएगा। और ये 3 लैंग्वेज फार्मूला और ये मतलब पहले की वीडियोज़ में मैं अच्छे से कवर करवा चुका हूँ, तो आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट आता है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने क्या बोला इन 1964 टू 66, यानी कि 64 से लेकर 66 तक कोठारी कमीशन अपना क्या है एग्जिस्टेंस में रहा, इन्होंने अपना काम किया। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने भी जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसको एक तरीके से मतलब उसी को इन्होंने क्या है बताया। इन्होंने बोला कि जो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज है वो होगी एक, तो इसके अलावा जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी ना किसी भी यूनियन या जो स्टेट है तो उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज होगी, ठीक है। और तीसरी इन्होंने बोला या तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या फिर मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज, जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में आई नहीं है। तो ये सारी की सारी जो 3 लैंग्वेज है ये क्या रहेंगी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेंगी। यानी कि फर्स्ट में तो इन्होंने बोला एक तो मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज होगी। जैसे मान लो कोई पंजाब का बच्चा है तो उसकी जैसे रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग होगी पंजाबी, फर्स्ट लैंग्वेज जैसे वो होगी पंजाबी। सेकंड में फिर जैसे जो भी मतलब यूनियन या जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है उसकी उस स्टेट की या यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उसमें मतलब उनको स्टडी करवाई जाएगी। और थर्ड पॉइंट में इन्होंने बोला कोई भी एक मॉडर्न इंडियन या फॉरेन लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है NCF 2005, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था जो 2005 में आया। इसका जो चैप्टर 3 था इसमें भी इन्होंने लैंग्वेजेस के बारे में कुछ बातें की। इन्होंने क्या कहा, स्पीच एंड लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ऑल दिस मेक करिकुलम ईजी टू अंडरस्टैंड। यानी कि जो हम बोलते हैं या जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं या लिखते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें करिकुलम को आसान बना देती है और करिकुलम को समझना क्या है आसान हो जाता है। सो लैंग्वेजेस प्ले ए फाउंडेशनल रोल इन चिल्ड्रंस कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज फ्रॉम एलिमेंट्री टू सीनियर सेकेंडरी क्लासेस। तो इन्होंने बोला जो लैंग्वेज है ना उसका एक फाउंडेशनल रोल रहता है। तो इन्होंने भी जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसको इम्प्लीमेंट करने का एक तरीके से इन्होंने भी समर्थन किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती रही। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो इंडियन जो क्लासरूम है उसमें क्या है जो मल्टीलिंग्विज्म है वो देखने को मिलता है। उसमें मोर देन 1 लैंग्वेजेस है वो वहाँ पर पढ़ाई जा रही है या उसमें इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जैसे 4th में है डोमिनेंट लैंग्वेज। डोमिनेंट लैंग्वेज अब कौन सी होगी, जैसे हिंदी या इंग्लिश है ये मोस्टली जो इंडियन क्लासरूम है वहाँ पर डोमिनेंट लैंग्वेज रहती है। चाहे मोस्टली हम यही देखते हैं जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो या तो हिंदी रहता है या इंग्लिश रहता है।
तो इसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेजेस होती है वो भी क्या है एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ की जाती है। हेल्प इन लर्निंग सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज, यानी कि जो मल्टीलिंग्विज्म है इसकी हेल्प से हम सेकंड या थर्ड लैंग्वेज है इसको सीख सकते हैं। सेकंड या थर्ड लैंग्वेज जैसे मान लो रीजनल लैंग्वेज में हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं तो उसकी हेल्प से हम क्या है सेकंड लैंग्वेज जैसे मान लो अगर हमें हिंदी में इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं तो हम उसको क्या है उसके थ्रू हम जो इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज है उसको भी हम सीख सकते हैं। ठीक है, ये आगे फिर जो जैसे ट्रांसलेशन मेथड या फिर उस चीज़ में बात चली जाती है। पॉइंट कहता है यूज़ ऑफ मदर टंग, यानी कि जो इंडियन क्लासरूम है वहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन समझ लो या कुछ भी समझ लो तो वहाँ पर भी हम जो मदर टंग है उसका यूज़ एक तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि इन चीज़ों के बेनिफिट क्या क्या है, यानी कि मल्टीलिंग्विज्म है इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट जैसे होगा ग्रेटर लैंग्वेज स्किल, यानी कि जो हमारे लैंग्वेज स्किल है उनको क्या है ये इन्हेंस करता है, उनको काफ़ी एडवांस बना देता है। सेकंड पॉइंट कहता है कल्चरल अवेयरनेस, यानी कि जब हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो हम उस कल्चर को भी एक तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो कल्चरल अवेयरनेस है वो भी इसके थ्रू देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रोफेशनल स्किल्स, जब हम काफ़ी सारी लैंग्वेजेस सीख लेते हैं 2-3 लैंग्वेजेस आती है तो जो हमारे प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं जो हमारे आगे चलकर करियर के लिए ज़रूरी हो जाते हैं वो सारे के सारे भी हम क्या है एक तरीके से एक्वायर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है नेशनल इंटीग्रेशन, जब हम मल्टीलिंग्विज्म देखते हैं हमारे इंडियन क्लासरूम का अगर हम बात करें या फिर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, हम पढ़ते हैं सीखते हैं तो इससे एक जो सेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन होती है, जो राष्ट्रीय एकता की भावना आती है वो इसमें देखने को मिलती है। और लास्ट पॉइंट कहता है इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि जो हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस है उस वो भी क्या है इसके थ्रू इम्प्रूव होती है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने जो मल्टीलिंग्विज्म है इसका नेचर डिस्कस किया, इसके साथ के साथ हमने जो स्टेटस ऑफ इंडियन क्लासरूम है वो भी डिस्कस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर का, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से और अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करिएगा।